हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको ना मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का क्लास 10 का पिछले साल का पेपर जो है उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हो सका तो मैं इवनिंग शिफ्ट का भी आपको करवा दूंगा। इस वीडियो में मेन कंसिडरेशन जो रहेगा वो एमसीक्यू में रहेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। पिछले साल का और इस साल का पेपर का पैटर्न सेम है। आप ये इसे पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी डीओई ने सीबीएसई ने भी सैम्पल पे बहुत से इशू कर रखे हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। देखिए उपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है ए। पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि सारे मैं पहले हिंदी में बता रहा हूँ, जैसे खंड का भी इसके 4-5 क्वेश्चन हिंदी में, फिर ये इंग्लिश में रिपीट होंगे इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना उसकी भूपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या है एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि Na2CO3 डॉट 10H2O इसका सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, उसका नेम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है, ये धोने का सोडा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हिंदी की जो है इंग्लिश है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातु की उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सही है। देखो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें टेबल दे रखी रिएक्टिविटी टेबल, तो उसमें मैंने बच्चों को याद भी करवाया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कोई जरा, इस तरीके से मैंने बना रखा है। शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी मैंने, तो आपने उस तरीके से याद किया होगा, आपको पता होगा। तो आपको उसी के हिसाब से बताना है कि आपको रिएक्टिविटी घटाती चली जानी है, तो सोडियम फिर मैग्नीशियम जिंक फिर आयरन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी टेबल याद होगी, तो इसलिए इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है, डी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। देखो इसे एम्फोटेरिक कहते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर हमारा है 6 क्वेश्चन, ये कह रहा है कौन सा यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया को दिखाएगा, मतलब कौन रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन को शो कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या है बी। ठीक है, कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि सिल्वर जो है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो आपको इसी रिएक्टिविटी टेबल अगर आपको पता होगी ना, तो आप पता लगा लोगे कौन कर सकता है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो एक तत्व होता है दूसरा यौगिक होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आप इंग्लिश में देख लो। ठीक है, इंग्लिश में फटाफट देख लो, जो मैंने अभी 5-6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो पहला ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें से किस में होगा, तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, तो इसका आंसर ए है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कौन सा मेटल जो है अर्थ पर अबंडेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो वो एल्यूमिनियम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉमन नेम क्या है इसका, तो इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो आप सारे सोल्ट पढ़ लो जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, पीओपी है, सारे के सारे आप अच्छे से देख लो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कह रहा है कि इसको आपको लाइन से लगाना है। ठीक है, और बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने आपको अभी इंग्लिश की हिंदी में बताया था, मतलब तो सोडियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन इसका आंसर होगा, क्योंकि सोडियम ज़रा रिएक्टिव है, उससे कम उससे कम उससे कम, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। फिर ये कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर हमारा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कौन शो करेगा, आप सिंपल सी बात है डियर, कॉपर जो है वो आयरन को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे रिएक्टिव टेबल ना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, लेकिन कॉपर सिल्वर को अलग कर सकता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बी। ऐसे क्या सिल्वर कॉपर को अलग कर सकता है, नहीं। और डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ये कह रहा है एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखा जाता है, तो आपको ये परीक्षण करना है, फिर आपको बताना है कि क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो ये तो ये है कि अगर अपनी सारी एक्टिविटीज पढ़ रखी हैं या प्रैक्टिकल वगैरह कर रखे हैं, तो आप इजी तरीके से बता सकते हो, आपको सोचना ही पड़ेगा। खुद सोचिए, एल्यूमिनियम की जो फॉइल है ना, उसमें हमने फेरस सल्फेट के विलयन को यूज किया, तो अब रिएक्शन क्या होगा और क्या चीज़ बनकर हमारे सामने आएगी। ठीक है, उसी के बेस पर हमें बताना है। तो हमें पता है कि
हरे रंग का विलेन धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाएगा। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये तो सारी एक्टिविटीज के बेस पर है डियर। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां है, ये कह रहा है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो सबको पता है फूड वैक्यूल्स में होता है, यानी कि खाद्य रिक्तिका में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ये कह रहा है कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? देखो, आपने जो नई बुक के हिसाब से 5th चैप्टर है, पुरानी बुक में 6th चैप्टर है, तो आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। उसमें ऐसे एक तरह की टेबल बनी हुई है, याद है आपको? तो उसी को आपको अच्छे से रीड करना है। देखो, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बोल रहा है कि अगर अवायवीय श्वसन है तो कौन सी चीज बनकर तैयार होगी? तो हमें पता ही है, अगर अवायवीय तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। ठीक है ना? बाकी तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड और ये मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगा। ठीक है ना, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे, ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पर है। ये कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो बताओ, आपने पढ़ा होगा 7th चैप्टर, तो प्लाज्मोडियम जो है वो किसका एग्जाम्पल में आता है? मुकुलन में, बहुखंडन में, द्विखंडन में, अर्धसूत्री विभाजन में? तो हमें पता है कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो बहुखंडन का एग्जाम्पल है, क्योंकि कई कोशिकाओं में बढ़ रहा है, नाम में ही सारा आंसर है इसका। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है? मतलब कौन सी इसमें से चीज है जो माता पिता से बच्चे में जाती है? क्या तैराकी जा सकती है? भाई ये तो बच्चा यहीं पर आकर सीखेगा। बड़ी नाक जा सकती है, तीरंदाजी, और ये तो इस तरीके से आंसर क्या है इसका? बी। ये तो बहुत सिंपल था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि लार यदि लार में लार एमिलेस ना हो तो मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी? देखो, हमारे मुंह में अगर लार एमिलेस ही नहीं है तो फिर क्या जो स्टार्च है क्या वो शुगर में बदल पाएगा? बताइए, क्या मंड का शर्करा में खंडित हो पाना मुंह में पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, अब ये जितनी भी सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में बता दी है, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है ना, अगर हम उसको किस में रखते हैं, फेरस सल्फेट में प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे? तो हम देखेंगे लाइट ग्रीन जो सॉल्यूशन है वो स्लोली क्या हो जाएगा, वो ब्राउन होने लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट है अमीबा जो है ना, अमीबा जो फूड जो डाइजेस्ट करता है, तो वो कहाँ पे करता है? हमें पता है फूड वैक्यूल में करता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो मैंने आपको बोला था चैप्टर में साइंस में इस तरीके की एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से ग्लूकोज के बारे में पूरा बता रखा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी? तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक सेल है वो डिवाइडेड हो जाती है सेवरल सेल में, तो प्लाज्मोडियम है उसका एग्जाम्पल, तो वो क्या है? इसमें मल्टीपल फिजन है। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 11th, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? मतलब माता पिता से बच्चे में इनमें से कौन सी जा सकती है? बिग नोज जा सकती है, ये तो पैदा होने के बाद बच्चा सीखता है ना। फिर अब 12वें पे आ जाइए, ये कह रहा है कि इनमें से जो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी इवेंट नहीं हो पाएगी अगर माउथ कैविटी के अंदर सैलिवरी एमाइलस जो है ना वो अफेक्ट हो जाए और हमारे अंदर जो ये ना बने सैलिवरी एमाइलस सलाइवा में से जो निकलता है। तो देखो, स्टार्च जो है ना फिर वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सिंपल सा इसका आंसर था। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको काफी इसमें हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है ना? हमें पता ही है अवतल दर्पण पर इस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये कह रहे हैं जो परावर्तित किरण है ना वो क्या होती है इनमें से? मतलब वो समांतर हो जाती है, अपसारित हो जाती है, निश्चित हो जाती है या विसारित हो जाती है? तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, यानी कि अभिसारित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, ये कह रहा है ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं और इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है। अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, हमें
क्यों दिखाई दे रहा है पता है? क्योंकि वो सबसे कम ज्यादा स्कैटर्ड होता है, सबसे ज्यादा कम जो है ना उसका प्रकीर्णन होता है, सबसे कम होता है, वो फैलता नहीं है लाल रंग, इसलिए लाल रंग का यूज किया जाता है। और आपने याद किया होगा विबग्योर से, विबग्योर याद किया होगा, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है और वी सबसे ज्यादा झुकता है। मतलब वी की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो कम फैलता है, स्कैटर कम होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे सामने बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो पारतंत्र है ना उसमें सफाई का काम कौन करता है? ये तो बहुत इजी है, डिकम्पोजर करते हैं यानी कि विघटक करते हैं, अपमार्जक करते हैं। ये कह रहे जैव निम्नीकरण कचरे में क्या शामिल होता है? तो जो जैव निम्नीकरण होता है उसमें इनमें से किस चीज को शामिल किया जाता है? तो जो मतलब जैव निम्नीकरण कचरा मतलब जो डिकम्पोज हो जाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो लकड़ी का बुरादा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम 17 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अभिकथन और कारण से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो हम इसे पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। बिल्कुल ठीक है, देखो जो भी केमिकल हम रिएक्शन देखते हैं ना उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। फिर ये कह रहा है कारण सुनिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों ट्रू है या नहीं है, तो ये तो ट्रू है। अब दूसरा चेक करो। ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, ये भी ठीक है। और देखो ये गुण इसलिए तो बदलते हैं क्योंकि नया पदार्थ बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करा कि दोनों ट्रू है। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ऊपर वाली जो बात लिखी है उसका कारण नीचे वाली बात है, तो ये बिल्कुल ठीक है। भाई ऊपर वाली बात जो है वो नीचे वाली की वजह से तो हो रही है, नया पदार्थ बन रहा है इसलिए तो रासायनिक गुण बदल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए दोनों ठीक होते हैं। तो हम किस पे टिक करते हैं? ए पे टिक करते हैं, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब जितने हमने हिंदी में करे ना अब उनको इंग्लिश में कर लेते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि जब बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है ना अगर वो कॉनकेव मिरर है तो वो रियल इमेज बनाती है। ठीक है, जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है ना वो क्या कहलाएगी? और वो क्या है? वो कन्वर्जेंट है, नोट सर्टेन है, डाइवर्जेंट है या पैरेलल है? तो हमें पता है कॉनकेव की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, जब इंसिडेंट जाएगी रिफ्लेक्टेड बनेगी तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक डेंजरस जो सिग्नल है ना जब एक टॉल बिल्डिंग पे लगाया जाता बनाया जाता है तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ताकि जो है वो दूर तक दिखाई दे सके। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? अगर देखो धुआं भी होगा, धूल भी होगी, धुंध भी होगी ना, तो स्कैटर्ड जो है ना लाल रंग वो सबसे कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। और विबग्योर से मैंने आपको इसको बताया होगा। ठीक है, तो वॉयलेट जो रंग होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो सबसे कम झुकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इसका आंसर जो है वो हमारा बी था। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो क्लीनर है ना, क्लीनर नेचर को जो साफ करता है वो कौन करता है? तो हमें पता है वो कौन है, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक क्लीनर तो समझ में आ गया, डिकम्पोजर होते हैं जो एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से कौन सा होता है? बायोडिग्रेडेबल जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जो इजीली एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या है? ये वुड शेविंग जो होती है। ठीक है, बुरादा होता है ना लकड़ी का, वो। अब एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, एसेशन रीजन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि दोनों ट्रू है या नहीं है। तो देखिए ये कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस आते हैं ना तो वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना उनमें आते हैं, मतलब उन्हें बदलाव कर देते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनमें चेंज हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसका रीज़न ये है कि केमिकल चेंज जो होते हैं ना उसमें जो इस तरीके से केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज होता है कि जिससे कि नई चीज़ बन जाती है। तो देखो ऊपर जो केमिकल रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है, फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज हो रहा है, उसका रीज़न ये तो है क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है ना। तो जब एसेशन ठीक है और एसेशन का रीज़न भी ठीक है, तो और रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर वाली जो बात है वो नीचे वाली की वजह से हो रही है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट 18 है, ये भी एसेशन रीज़न ही है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं। मतलब जब देखो दो प्रकार के निषेचन होते हैं डियर। एक जब बच्चे की उत्पत्ति बाहर होती है, बाहर ही बनता है वो।
ठीक है। और दूसरा, बच्चा शरीर के अंदर बनने लग जाता है। तो ये आंतरिक निषेचन जो बच्चे शरीर के अंदर बन रहा है, तो ये कह रहा है कि अंदर संलयन होता है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कह रहा है सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है। क्या मछलियां अपने पेट के अंदर बच्चे को उत्पन्न करती हैं? मतलब उत्पन्न मतलब पैदा करते हैं उसको, वो तो बाहर अंडा निकलता है, अंडे में से निकलता है ना, बाहर पहले अंडा आता है उसके बाद निकलता है ना अंडे में से, तो वो बाहरी निषेचन कहलाता है। तो नीचे वाली गलत है, ऊपर वाली बात सही है। और जब ऊपर वाली बात सही होती है तो हम किस पे टिक करते हैं? हमेशा सी पे टिक करते हैं, यानी कि असिस्टेंट ठीक है और रीजन गलत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी सीधे चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है। आपने जो है लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा ना, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। या आप सीधा थंब रूल ले लो। ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है बदल जाएगा, उस दिशा में होगा ना, जो मुड़ी हुई उंगली है पढ़ा होगा ना आपने, तो उसको आप यूज कर लो। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ नीचे पढ़ते हैं, कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामहस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दी जा सकती है। देखो यहाँ पे वामहस्त लिख दिया, इन्होंने लेफ्ट लिख दिया, जबकि राइट हैंड थंब रूल होता है ना। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए ठीक है, इसलिए इसको भी सी बोलेंगे। 20 कह रहे ओजोन ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरणों की उपस्थिति में O2 द्वारा बनता है। ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ये कह रहे ओजोन परत की क्षति से यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है या पहुंचेंगी, जिसमें त्वचा कैंसर हो सकता है। ये भी ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक नहीं है। मतलब दोनों ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बात नीचे वाली की वजह से नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो देखो ये जो अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो खंड का, अब मैं इसके आंसर आगे की आपको दिखा दूंगा। अब मैं जो 20 तक के जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू वाले, वो मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ठीक है। इन सब के आंसर की आपको अलग से आगे मिल जाएगी। ठीक है। आगे से मैं दिखा दूंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो फटाफट। देखो ये पहला यहाँ पे 18 नंबर पे है, कह रहा है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना मेल और फीमेल का, तो उसमें इनसाइड में फीमेल बॉडी के अंदर ही जो गैमेट जो है वो बनता है, फ्यूज वगैरह होता है दोनों। ठीक है। तो ये हमें पता ही है, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये कह रहा है कि जो जितनी फिश होती है ना, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंदर होता है, नहीं एग बाहर निकलता है, उसके बाद जो है ना फिश जो है प्रोड्यूस होती है, रिप्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए ठीक है, आर गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या बोलेंगे? सी। फिर ये कह रहा है कि जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की स्टेट कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमें पता है राइट हैंड थंब रूल होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। अभी नीचे कह रहा है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंज हो जाती है, वो पता है कौन से फॉर्मूले से होती है या कौन से रूल से होती है? लेफ्ट हैंड थंब रूल से होती है, जबकि लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं होता, राइट हैंड थंब रूल होता है। तो ए ठीक है, आर गलत है, इससे इसका आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है। मैं 20 पढ़ता हूँ। ये कह रहा है ओजोन जो है ना वो अपर एटमोसफेयर में जब ऑक्सीजन जाती है ना, तो वो बन जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है अगर ओजोन में डिप्लेशन होगा ना, तो जो यूवी रेस है वो धरती पर पहुंच जाएंगी और वहां पे स्किन कैंसर कर देंगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो जो ओजोन परत बनती है, क्या यूवी रेस के नीचे पहुंचने से है क्या? नहीं ना, दोनों अलग अलग बातें है ना, लेकिन है दोनों ट्रू, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बाकी पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ, आंसर के दिखा रहा हूँ। अब बाकी आप उसे खुद कर ली, क्योंकि वो थ्योरी वाले हैं। ठीक है। मुझे लगा कि एमसीक्यू मुझे समझा देनी चाहिए, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इवनिंग वाले भी लेकर आ जाओ। अब आप ध्यान से पूरा पेपर देख। ठीक है। लास्ट में आपको सारी आंसर की मिल जाएगी। ठीक है। अब पूरा पेपर बिल्कुल फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए।